हाँ, तो आज अपना जो चैप्टर है वो लाइन टू लाइन मिड की थ्योरी से जितनी भी थ्योरी बन सकती थी, थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक वीडियो लास्ट बचेगा इस चैप्टर का, वो कौन सा होगा? वो जो आपके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी करना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं वो सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। वो थ्योरी में से भी हो सकते हैं, तो कुछ माइंड से भी आपसे भी पूछ सकता है कि आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो, वो सब। तो वो वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा, मतलब उनके आंसर लिख के आपको दे दूंगा, फिर वो भी आप देख लेना। और वैसे कुल मिला के चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उन क्वेश्चन आंसर को आप उतारना जरूर, जो मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है ना? चलो फिर, आज भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि अपन जब स्टार्टिंग में बोलना सीखिए, है ना, जिस अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को हैंडल कर रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हो। लेकिन इंसान क्या शुरुआत में सीधा ही बोलता था क्या? नहीं, वो समझना क्या करता था वो, कि जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम आए। या फिर भाषा के विकास पर विभिन्न मतों को स्पष्ट कीजिए। मत का मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत किए हैं, कोई तो कुछ कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बात है, ऐसे सीखे थे, कोई कहता है कि ऐसे सीखे थे, वो तो भी इसका आंसर एक ही लिखना है। मतलब आपको क्वेश्चन है, अमंग लिविंग बीइंग इट इज ह्यूमन अलोन दैट हैव ए लैंग्वेज एक्सप्लेन, या फिर आ जाए कि देयर आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। दोनों का आंसर एक ही होगा। मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि पता रहे क्या ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आया भी है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो अपन पहली बात सीखते हैं कि जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जितने प्राणी है ना उनमें जीवित प्राणियों में अपन ही एक ऐसे हैं जो अपने पास भाषा है, अपन बोल सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्राणी जिसके पास भाषा है। और अब इस भाषा के ऊपर क्या है कि अलग अलग तरह के अलग अलग मत है कि भाषा का जो विकास और डेवलपमेंट हो अलग अलग तरह से हुआ, लोगों को अलग अलग सोच है, वो देखते हैं अपन। अमंग लिविंग बीइंग्स इट इज ह्यूमंस अलोन दैट हैव ए लैंग्वेज, देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। पहला क्या है कि होमिनिड, सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, है ना, सबसे पहले वो उसके अंदर मैंने बात कहा था कि आपको होमिनोइड फिर होमिनिड, तो वही वाली बात है। ये कह रहा है कि होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना, हाथों का संचालन मतलब हाथों से ऐसे हिलाने इशारे करना शामिल था। तो ध्यान रखना, पहला क्या था, पहले इंसान सबसे पहले कैसे एक दूसरे को समझाते थे, ऐसे हाथ हिला के, या फिर मतलब अपने हाव भाव से, कोई फेस कैसा कोई बनाता कि मतलब कि अपन को अब चलना चाहिए या फिर दौड़ना चाहिए, जो भी कुछ ऐसा हाव भाव। ठीक है, यानी कि दैट होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्टॉन्स या फिर हैंड मूवमेंट, वो अपने हैंड मूवमेंट से एक दूसरे को समझाते थे, बोलते नहीं थे, पहली बात। दूसरा मत ये भी है, मतलब दूसरा एक बात ये भी चलती है कि उच्चरित भाषा से पहले, उच्चरित का मतलब जैसे अपन एक दूसरे को उच्चारण करके बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ या आ रहा हूँ, ये उच्चारण जो करना है एक दूसरे को बातों से, ये उच्चरित भाषा नहीं हुई थी। सबसे पहले डायरेक्ट बोलना नहीं सीखे थे, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ आप पूरा समझ रहे हो, लेकिन पहले वाले लोग ऐसे डायरेक्ट बोलना नहीं सीखे, तो थोड़ा गुनगुनाते थे, जैसे हाँ ऐसे नॉर्मल बोलते थे, ऐसे गुनगुना के बोलते थे। उससे थोड़ा मतलब शुरुआत करी कि पहले गाने या गुनगुनाने, या तो कुछ जैसे सॉन्ग आता हो वैसा कुछ, या फिर गुनगुनाने जैसे मौखिक, या फिर कुछ तो ए शब्दिक भी संचार का प्रयोग हुआ। ए शब्दिक का मतलब शब्द नहीं, जैसे हाँ, इसमें कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक वाइब्रेशन है, हाँ ये वाला। इन्होंने पहला काम हाथ हिला के समझाते थे, दूसरा फिर थोड़ा गुनगुनाना, कोई जैसे मुंह के अंदर, वो भी। ठीक है, मतलब नोट से। द स्पोकन लैंग्वेज वॉज प्रिसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग या फिर ह्यूमिंग, ये बात समझ में आ गई। और तीसरी जो बात है वो कुछ ठीक है, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आहन करना, आहन जानते हैं ना, आह्वान, आह्वान का मतलब बुलाना, आवाज़ देना, या फिर किसी चीज़ की घोषणा करना, या फिर बुलावा, आहन बोल दो चाहे बुलावा, इसकी क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। देखो जो नर वानर होते हैं, ठीक है, जो परिमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो परिमेट्स के अंदर जो आते हैं, जो नर वानर होते हैं, वानर है ना, वो वानर क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा, नोटिस करना कि वो एक दूसरे को बुलाते हैं। जैसे कोई यहाँ है, जो ऐसा मान लो कि 500 मीटर दूर है, तो वो यहाँ बेटा कुछ ऐसी आवाज़ निकालेगा, उनको बुलाएगा कि, तो वो सामने वाले जो भी वानर होंगे वो आ जाएंगे, मतलब वो बुलाते हैं, उनको आह्वान करते हैं बुलाने का। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं। पहला मतलब अपन पढ़ क्या रहे हैं कि भाषा का डेवलपमेंट हुआ कैसे, लैंग्वेज का मतलब भाषा का विकास कैसे हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले के जो होमिनिड
के सीरीज़ के जो लोग थे, होमिनिड के जो अंदर आते हैं वो लोग थे ना, वो हाथों से इशारा करते थे, फिर हाथ हैंड मूवमेंट से समझाते थे। नंबर दो रह जाएगा ये जो अपना इसमें थर्ड में तो वानर आता ही है। नंबर 2 मतलब कि जैसे गुनगुनाना, मतलब निशब्द बोला, हाँ ऐसे वाले शब्द। और तीसरा फिर ये वानर वाला ही जो कहीं पर मतलब बुलाते थे कोई लैंग्वेज से, बोलते वो भी नहीं थे लेकिन ऐसे कहीं दूर चला जाएगा फिर ऐसी आवाज़ें निकालेगा, भी आप वानर को देखना वैसे। तो ये 3 बातें आपको याद करनी है। दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विद कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग पिरामिड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो भाषा है, भाषा से कला का विकास कब हुआ और कैसे। When did art develop from language। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो बात लिखी हुई है ये है कि देखो भाषा और कला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लूँगा मैं भी, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और लूँगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाषा और कला का आपस में संबंध क्या है। समझ रहे हो ना, भाषा और कला का मतलब चित्रकला, आर्ट, उसका आपस में रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ भी। हालांकि इसमें तो आधा आंसर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लूँगा एक्सप्लेनेशन वाला इसी पर, जो एग्जाम आया हुआ है वो भी लेंगे अभी। पहले ये समझो कि भाषा कला के साथ साथ ये पूछ रहा है कि इसका विकास कब हुआ, भाषा और कला का मतलब कला का भाषा के साथ में, तो वो हुआ था 40,000 से 35,000 साल पहले। बस एक आंसर तो ये हो गया। फिर पूछा कैसे, तो उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ, उच्चरित का मतलब जैसे अभी अपन बोल रहे हैं, तो ऐसी कोई ड्राइंग बनाने से, चित्र बनाने से जो भाषा है और चित्र आपस के अंदर बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध, दोनों रिलेशन है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करने में ईजी रहता है। ठीक है, अभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज हैज़ बीन सीन एज क्लोजली कनेक्टेड विद आर्ट सिंस बोथ आर मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे को बातचीत करने का एक जरिया है। ठीक है, एक मतलब अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का भी ठीक है। फिर है स्वर तंत्र, जो अपना वोकल सिस्टम होता है, वोकल, ये स्वर जिससे स्वर निकलते हैं। पहले तो हाँ करते थे, उनको पता ही नहीं कैसे स्वर निकालना है। जैसे अपन कोई शब्द बोलते हैं, जीभ पर जोर पटकते हैं, कभी नोज़ पे, मतलब अलग अलग मीनिंग निकलता है, शया सा ऐसे निकालते हैं, अलग अलग उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, वही वाली चीज़ है। तो ये चीज़ है कि स्वर तंत्र का विकास कैसे हुआ। कभी अपन थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलते हैं, कभी अपन तेज़ बोलते हैं, कभी ये वाली चीज़ है। तो वही चीज़ है कि स्वर तंत्र का जो विकास हुआ वो लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ। ठीक है, 2 लाख वर्ष पहले हुआ। तो व्हेन डिड डेवलप वोकल ट्रैक्ट, तो एवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वाज अकर्ड अराउंड 2 लाख ईयर्स एगो, 2 लाख साल पहले वोकल का ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन सीधा आ सकता है, ये सब MCQs में आ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन काफ़ी सोचने वाला है कि जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती थी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सोचना कि वाई आर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपिक्टेड इन दोज पार्ट्स ऑफ द केव्स वेयर द साउंड वॉज वेल रिसीव्ड। यानी कि जानवरों के समूह, जो एनिमल्स का ग्रुप था, उनको गुफा होती है ना, केव, उनके उन भागों में, समझना, उन भागों में क्यों ड्राइंग बनाई गई थी उनकी, जहां पर इजीली आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती है। ठीक है, इसका मतलब अपनी आवाज़ का और उस ड्राइंग का कुछ रिलेशन है आपस में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर इजीली आवाज़ पहुँचती, सबसे ज़्यादा आवाज़ पहुँचती है केव के अंदर। केव का मतलब उस, मतलब हिंदी में बोले तो उस गुफा के अंदर जहाँ पर इजीली आवाज़ पहुँचती है, वहीं पर ड्राइंग क्यों बनाई गई। इसके पीछे 2 कारण है। आपकी बुक में 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, 2 स्पष्टीकरण दे रखे हैं, दोनों पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पहला स्पष्टीकरण यह है कि जीवन में शिकार का महत्व है, उस टाइम पर भी था, क्योंकि खाना खाना है तो शिकार तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, उस टाइम की बात है। जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सहायता मिले। ये पहले मैं बता दूं, सब आइडिया है, सब अंदाज लगा रहे, कोई गारंटी नहीं है, हिस्ट्री इतिहास है। एक अंदाजा है कि ऐसा हुआ होगा कि जैसे अपन कोई काम करते हैं,
शुभ कोई काम करते हैं तो बहुत सारे कुछ शुभ देखते हैं, सवा देखते हैं, सवा का टाइम हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ देखते हैं। या फिर घर से जब निकलते हैं तो कुछ तो आपको पता है दही चीनी खा कर कि एग्ज़ाम अच्छा होगा, ऐसे बहुत सारे टोटके कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि इन दिनों को शुभ मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। वैसे ही ये कहने की शायद ऐसा हुआ होगा कि चित्रकारियाँ करते थे ना, तो वहाँ एक तो कि उनकी कोई धार्मिक क्रियाएँ होगी या कोई रस्में होगी, जादू टोनों से बचने के लिए कुछ करते होंगे कि ये सब करेंगे। जैसा कि किसी जानवर का शिकार करना है तो उसी की पहले पेंटिंग बना दो ताकि इसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं होगा और अपन इसका आराम से शिकार कर लेंगे, ऐसा उनका सोचना था, ठीक है। एक तो ये स्पष्टीकरण है, एक ये मतलब एक्सप्लेनेशन है कि द इम्पोर्टेंट ऑफ हंटिंग, ये तो था उस टाइम हंटिंग इंपॉर्टेंट थी। द पेंटिंग ऑफ एनिमल्स वर associated with ritual, RITUAL, ritual and magic. The act of painting could have been a ritual to ensure a सक्सेसफुल हंट, कि अपन अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो हंट है वो एक सक्सेसफुल, रिचुअल का मतलब रीति रिवाज वगैरह और वो सब बातें होगी, ठीक है, धार्मिक बातें। चलो इनसे बचने के लिए करते थे। सेकंड ये है, दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी। संगम स्थल एक शब्द मिलेगा आपको, संगम स्थल। संगम स्थल का मतलब जहाँ पर कोई आदमी लोग आके मिलते हैं। जैसे आप स्कूल जब जाते हो, कभी बंक वंक का आपका माहौल हो तो ऐसा कहते होंगे उस जगह आ जाना, है ना। तो वो वहाँ पर क्या है, वो आपका एक संगम स्थल हो गया कि इस जगह अपन 10 बजे मिल लेंगे और फिर वहाँ से निकल लेंगे, वो वाली कुछ बातें है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। तो संगम स्थल जहाँ पर कोई आके मिलते हैं, तो ध्यान रखना मीटिंग पैलेस, मीटिंग प्लेस। ये ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ेंगे अपन, रिवर्स जब पढ़ते हैं कि आपस में नदियाँ जहाँ पर आके मिलती है उनका वो मीटिंग प्लेस होता है, मतलब संगम बिंदु होता है वो। वहाँ पर ज्योग्राफी में बार बार इस वर्ड का यूज होता है। द केव्स वर पॉसिबली मीटिंग प्लेसेस फॉर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल और लोकेशन फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ध्यान रखना, या तो जहाँ लोग छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। वो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि भाई जहाँ पर ड्राइंग बनाई जाती थी ना, एक तो ये क्या हो गया कि जादू टोनों से बचने के लिए ये सब धार्मिक कुछ क्रियाएं अपना कुछ शुभ घड़ी मानते थे वो। दूसरा है कि उनका एक मीटिंग प्लेस था कि अपन वहाँ मिलेंगे जहाँ पर ड्राइंग अपन करते रहते हैं, वहाँ पर कुछ काम काज की बातें कर ली, कुछ और कोई एक्टिविटीज़ की बातें कर ली, वहीं इकट्ठे हो गए। ये भी ठीक लगता है अपन को कि हो सकता है। या फिर एक और बात लिखी, इसके अंदर लिखिए कि हो सकता है वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो या फिर शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे चर्चा करते हो, और ये चित्रकारियाँ आगे वाली पीढ़ियों को इन तकनीक की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। ये लास्ट वाला इन तो कुछ इतने तो क्या ज़्यादा ही कुछ वो थे क्या जो आपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचते थे, खैर लिखी हुई बात है तो अपन बांध सकते हैं। ध्यान से सुनना, दूसरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी ठीक लगा। क्या, एक तो ये कि उनका मीटिंग प्लेस था, संगम बिंदु जहाँ पर लोग, संगम स्थल था जहाँ पर लोग आके मिलते थे, ठीक। दूसरी बात उसी में, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पर आके ये सोचते होंगे अपन कैसे हंटिंग करें, कैसे शिकार करें, कैसे उसको मारें, कोई टेक्निक ढूंढो, हो सकता है, ठीक है। और तीसरे टेक्निक ये भी हैं कि वो उन्होंने ये पेंटिंग इसलिए कर दी होगी कि आने वाली भावी पीढ़ियाँ इसके बारे में वो सीख सके, ठीक है। ये वाली तो 2-3 बातें इसके अंदर हैं वो अपन इसमें सीख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शहरों का विकास या उदय कितने वर्ष पूर्व हुआ? हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज टेक प्लेस? ध्यान रखना, अप्रोक्स 5000 ईयर्स एगो, इतना सा आंसर है, अप्रोक्स 5000 ईयर्स एगो। सिटीज़ मतलब शहर जो बने उनका डेवलपमेंट कब हुआ? तो लगभग 5000 वर्ष पहले, ठीक है। ध्यान रखना, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। किसका? शहरों का। शहरों का उदय बोल दो, चाहे शहरों का विकास बोल दो, चाहे सिटीज़ का डेवलपमेंट बोल दो, वो 5000 ईयर्स अगो। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि दफनाने की जो प्रथा है उसका प्रथम साक्ष्य कब मिला या कितना पुराना है? जैसे बॉडी को दफनाते हैं ना, तो दफनाने का टाइम मतलब कब दफनाना, क्या ऐसे कुछ मिलेंगे साक्ष्य, एविडेंस? तो बिल्कुल मिले हैं, 30 या 3 लाख है, 3 लाख वर्ष पूर्व। हाउ ओल्ड इज द फर्स्ट एविडेंस ब्यूरल प्रैक्टिस? तो वो है 3 लाख ईयर्स एगो, यानी कि 3 लाख वर्ष पूर्व किसी बॉडी को या शव को दफनाने के कुछ एविडेंस भी मिले हैं। कितनी बातें होगी, सीधा MCQ से 3 लाख पहले दफनाने का
सिटीज़ 5,000 पहले का सिटीज़ का मिला है। बाकी ये वोकल का कब हुआ था, तो वो 2 लाख वर्ष पहले। तो ये बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन हो गए, 52 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब 3-4 क्वेश्चन और टॉप लेवल के बन सकते हैं, वो लेंगे। उसके बाद में अपना एक चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 54। ये 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट। फिर पीछे वाला जो 6 क्वेश्चन शायद हैं वो अपन कर लेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वो आप नोट्स बना लेना, समझते हुए चलना, ठीक है। क्वेश्चन है, खेती व पशुपालन से प्रारंभिक मानव में क्या क्या परिवर्तन आए? What were the changes brought about the agriculture and animal husbandry in early humans? भाई जैसे इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो खेती करने से इनके मानव में क्या क्या चेंज आए वो देखो। एक चेंज तो ये है कि खेती व पशुपालन से प्रारंभिक मानव में कई परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए मिट्टी के ऐसे बर्तनों का निर्माण हुआ जो अनाज रखने योग्य व खाना पकाने योग्य थे। पत्थर के नए औजारों का निर्माण हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये देखो क्या चीज़ लिखी हुई है कि मिट्टी के ऐसे बर्तनों का निर्माण हुआ जो अनाज रखने योग्य थे वह खाना पकाने योग्य थे। इसका मतलब अनाज रखने के लिए बर्तन भी बना लिए उन्होंने मिट्टी के, ठीक है। और उसी में फिर जो चूल्हे वगैरह होते हैं ना, चूल्हे तवे जो होते हैं वो भी बनाए जिसके ऊपर वो उसको पकाते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ब्रॉट मेनी चेंज इन ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल सच अर्थन यूटेंसिल्स वर मेड विच वर कैपेबल ऑफ कीपिंग ग्रेन्स फॉर कुकिंग, ठीक है। फिर न्यू स्टोन टूल्स वर क्रिएटेड, नए पत्थरों के जो है उन्होंने पत्थर के नए औजार का निर्माण शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हल का प्रयोग करने लगे। हल होता है ना, प्लो, हल जो होते हैं खेती करने के लिए हल, उसका प्रयोग भी करने लगे। हल का प्रयोग कृषि कार्य में होने लगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि प्लो स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है। फिर इन्होंने 2 धातुएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 2 धातुओं का पता चला लिया और वो था तांबा और रांगा। रांगा का मतलब आप जस्ता बोल सकते हो, टिन को बोलते हैं, टिन को। कॉपर एंड टिन, 2 मेटल थे, कॉपर एंड टिन। तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहले का मानव था वो किन 2 धातुओं का मतलब जानता था, किन 2 धातुओं के बारे में जानता था। तो या फिर किन 2 धातुओं से वो फैमिलियर था, परिचित था। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, वह था कॉपर एंड टिन। फिर ये भी आ सकता है कि वो खेती करने के लिए किसका यूज़ करता था, तो प्लो का, मतलब हल का प्रयोग करता था, हल जो लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तांबा और जस्ता बोल दो चाहे रांगा बोल दो, जैसी धातुओं से परिचित हो गए। यानी कि पीपल बिकम फैमिलियर विथ मेटल्स सच एज कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल हो गया। बहुत बड़ी क्रांति आ गई। पहिए का आने का मतलब समझ गए होंगे आप, एक नया रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। क्योंकि पहिए का मतलब उनका यातायात ईजी हो गया, परिवहन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से लेके वहाँ जाना वो बहुत ईजी हो गया। भारी भारी सामान को उठा के ले जा सकते थे पहिए की हेल्प से। तो 2 व्हील इंपॉर्टेंट फॉर बहुत पॉट मेकिंग। पॉट मेकिंग का मतलब बर्तन बनाना, पोट्री मेकिंग बोल सकते हो, फिर पॉट मेकिंग शॉर्ट में चलता है। पॉट मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कम इनटू यूज, ठीक है, वेरी इजी था। तो ध्यान रखना पहिए का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। तो कितनी बातें इनसे इन्होंने उस टाइम पर की। एक तो ये कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन और कृषि है, उनसे इनके एक चेंज तो ये आया कि उन्होंने अनाज रखने योग्य और खाना पकाने योग्य बर्तन बनाने लगे। एक तो दूसरा, वो उन्होंने हल का प्रयोग कर लिया। तीसरा, पत्थर के औजार बनाने लगे। चौथा, तांबा और रांगा जैसी धातुओं का पता चल गया इनको। और मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ में पहिए का यूज़ कर लिया। तो 5-4 बातें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहिए का मत भूल जाना, पॉट मेकिंग वाला काम जो मिट्टी के बर्तन मत भूल जाना, और हल स्टार्टेड जो वो मतलब खेती करने के लिए होती है। सारे 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हिम युग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। हिम युग का मतलब आइस, बर्फ़ का जो टाइम है। आइस एज कब, आपको पता है पहले बर्फ़ जमती थी, आइस एज थी। तो आइस का थोड़ा बहुत एंड हुआ है, आइस बर्फ़ ही थी, तो हिमनद का एंड भी हुआ था। तो हिम युग यानी कि जो बर्फ़ का टाइम था, आइस का युग था जो, उसका अंत कब हुआ। अगर इतना सा आता है तो आप लिखेंगे 13,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। लगभग हिम युग का अंत लगभग 13,000 वर्ष पूर्व हुआ। फिर इसने पूछा
इसके फलस्वरूप मौसम में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। तो व्हेन डिड द आइस एज एंड, तो उसका आंसर हो जाएगा द आइस एज एंडेड अबाउट 13,000 ईयर्स अगो। फिर पूछा व्हाट वर द चेंजेस इन द वेदर एज रिजल्ट फॉर दिस, इस वजह से मौसम में क्या परिवर्तन आए, वेदर में क्या चेंजेस आए, तो वो आंसर हो जाएगा कि जिसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक गर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट, अधिक गर्मी पड़ने लग गई और नम मौसम होने लगे। देखो एक बात का ध्यान रखना, जब अपनी बारिश होती है तो बारिश में पहले ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है, उसके बाद में जब बारिश हो जाती है उसके बाद में नमी, थोड़ी थोड़ी नमी मतलब बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है अपने एटमॉस्फेयर में बारिश होने के बाद भी। या फिर ऐसा मान लो कि मॉर्निंग में ओस भी आती है, वो सब बातें एग्जाम्पल। वैसे ही इनके साथ हुआ, जब गर्मी पड़ेगी तो बर्फ थोड़ा पिघलेगा तो पानी बन के भाप बन जाएगा, मतलब वो इवेपोरेट होगा तो नमी या मॉइस्चर बन जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वातावरण में, वो वाली बात है। तो अधिक गर्म और नम मौसम मतलब थोड़ा चिपचिपा सा नम मौसम की शुरुआत हुई जो जंगलों और गेहूं के फसल उत्पादन के लिए अनुकूल था। अब बर्फ जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर बर्फ जमी पड़ी रहती थी, उस बर्फ का उस जंगल का कोई यूज नहीं था, बर्फ के नीचे कुछ नहीं होता है। तो अब जैसे ही गर्म हुआ तो वो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गया, तो जंगल में जो पेड़ पौधे थे उनका भी ठीक हुआ, वहाँ पर फसल कुछ हो सकती थी। दूसरा, गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए ऐसा मौसम बहुत सही रहता है, जब थोड़ी सी गर्मी पड़े और थोड़ी नमी मॉइस्चर रहता है तो गेहूं की फसल के लिए बहुत बढ़िया हो गया। इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी शुरू हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन MCQ यहीं से घुमा के बनाएगा कि इनके लिए इन्होंने गेहूं का प्रयोग कब शुरू कर दिया था, तो आप लिखोगे लगभग 13,000 वर्ष पूर्व, क्योंकि जब ये आइस एज खत्म हुई थी तभी गेहूं का थोड़ा यूज होने लगा था, ठीक है, या डेवलपमेंट हुआ था गेहूं का। ये ध्यान रखना, गेहूं प्रोडक्शन कब हुआ था, लगभग 13,000 वर्ष पूर्व। दो क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं, या फिर आइस एज कब खत्म हुई थी, तो 13,000 वर्ष पूर्व, कैसा भी आ जाओ, ठीक है। द आइस एंडेड अबाउट 13,000 ईयर्स अगो एंड रिजल्टेड, अच्छा ये भी कह सकता है कि आइस का जो एंड आ गया, आइस एज का जब एंड आ गया तो उससे रिजल्ट क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जब हिम का मौसम जब खत्म हो गया तो क्या अपन को परिणाम मिले, वो ये मिले कि रिजल्टेड इन द ऑनसेट ऑफ ए रिलेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, यानी कि गर्म और नमी युक्त थोड़ा हमें वातावरण मिल गया। दैट वाज फेवरेबल फॉर, जो कि किसके लिए फेवर में था, अच्छा था, वो था फॉरेस्ट जंगल के लिए, एंड वीट क्रॉप प्रोडक्शन गेहूं के उत्पादन के लिए। तो बहुत ईजी है ना, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे MCQs तो इसी में से आएंगे कि ऐसा मौसम किसके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आप कह दोगे फॉरेस्ट और वीट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जंगल और गेहूं के उत्पादन के लिए, बस बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया, मानव इतिहास में प्रमुख निर्णायक दशा कब आई, When did the major turning point in human history come? हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो मेहनत कर रहा होता है, फिर उसका एक जगह ऐसा माइंड एक टर्निंग पॉइंट आता है कि उसको सक्सेस की तरफ ले जाता है, ठीक है। वैसे ही इस जो पहले का जो मानव था उनका टर्निंग पॉइंट कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत आपसे, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे रिटर्न में ना पूछ के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव इतिहास में प्रमुख निर्णायक दशा तब आई जब उसने खेती करना यानी एग्रीकल्चर, कृषि करना, पशुपालन और स्थायी निवास बनाने शुरू कर दिए थे। देखो पहले कृषि करता नहीं था, खेती बाड़ी जब नहीं करता था तो मरे हुए जानवरों को खाता था, वो कोई अच्छी लाइफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पशुपालन भी नहीं करता था तो उसको दूध वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती, तो मीट वगैरह ये चीज़ें जानवरों को मार मार के वो पेट पूजा ऐसा करता। तीसरा, स्थायी निवास, उनका एक फिक्स रेजिडेंस नहीं था, स्थायी निवास नहीं था, घुमंतु थे, यहाँ रह गए वहाँ रह गए वहाँ रह गए, खुले में नहीं रहते, उन बीच छोटी छोटी घाटियों में उनमें कैव वगैरह में रहते, तो कितना मुश्किल था। तो ये जब तीनों काम होने लग गए, खेती करने लग गए, स्थायी निवास हो गया, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको, पशुपालन करने लग गए, तो ठीक हो गया मामला। द मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री कम व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, और मेकिंग परमानेंट रेजिडेंस, वो थोड़ा स्पेलिंग यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, परमानेंट रेजिडेंस मतलब कि स्थायी निवास। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, सीधा आंसर लिख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले कहा भी था कि मैं ऐसा क्वेश्चन लूँगा कि आप कैसे कह सकते हैं
कि जो चित्रकारी है, जो आर्ट है, चित्रकारी भी संप्रेषण बोल दो चाहे संचार बोल दो, एक ही बात है, कम्युनिकेशन ही मतलब होता है दोनों का ही। संप्रेषण एवं संचार का एक सशक्त माध्यम है। मतलब अपन ने पढ़ा था कि चित्रकारी और क्या बोलते हैं, ये हमारी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो आपस में लिंक्ड है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट पेंटिंग इज ऑल्सो ए पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कारण वाले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेन कारण ये है कि चित्रकारी निसंदेह संप्रेषण या फिर संचार का एक सशक्त माध्यम है। ये तो क्वेश्चन ही हुआ, अभी आंसर नहीं है। इस तथ्य का साक्ष्य क्या है, वो है अल्टामिरा की गुफा चित्र। ठीक है, अल्टामिरा की गुफा चित्र के बारे में अपन ने जाना था, वहाँ अपन ने देखा था वो वाली बात। शायद यहाँ लोगों का समूह है एक वहाँ अल्टामिरा की जो गुफा है ना, उसके अंदर हमें क्या क्या मिला कि पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग को देख के हमें ऐसा लगता है कि पेंटिंग कम्युनिकेशन का एक जरिया था। कैसे कि शायद यहाँ लोगों का समूह है एक साथ मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर विचार विमर्श करते हो, ये बात, या फिर उनका उद्देश्य अवश्य ही अगली पीढ़ियों को इन तकनीक से परिचित करना होगा। अब देखो, वो पेंटिंग छोड़ के गए, हमने उस पेंटिंग को देखा, तो जब ये पेंटिंग छोड़ के ही नहीं जाते तो हम भावी पीढ़ियाँ, जो फ्यूचर की पीढ़ियाँ अब आई है, जनरेशन आया है फ्यूचर, वो कैसे देखता, वो कैसे सीखता कि पहले के लोग क्या थे। तो उन पेंटिंग से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें क्या मतलब, हमें से जो पहले होमिनिड जो आए हो, इनको देख देख के तो बड़े हुए, आगे से आगे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत कुछ, ये 2-3 कारण हैं, इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का एक जरिया यही था। जैसे आजकल कम्युनिकेशन का बहुत सारे जरिए, अपन टेलीफोन पे या मोबाइल पे बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे सोर्स है, लेकिन उनके पास हमें यही था कि पेंटिंग बना दी, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते होंगे, कुछ आगे की प्लानिंग करते होंगे, वो सब। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही तो हुआ। ये अपना का आंसर हो गया कि पेंटिंग इज अनडाउटेबल ए पावरफुल, मतलब कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, अनडाउटेबल ए पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे कि इसका एविडेंस है, एविडेंस टू दिस फैक्ट इज द केव पेंटिंग्स ऑफ अल्टामिरा। जो अल्टामिरा की केव पेंटिंग है, मतलब कि जो उससे, वो एक अच्छा सबूत है, इसका तथ्य है। परहैप्स देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान हंटिंग टुगेदर और डिस्कस। परहैप्स यानी कि शायद देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान हंटिंग टुगेदर, और वो आपस में हंटिंग की प्लानिंग करते होंगे और उसके बारे में डिस्कस करते होंगे कि कैसे शिकार करना, उनकी प्लानिंग करते होंगे। या फिर अपन कह सकते हैं कि हंटिंग मेथड एंड टेक्निक्स आई होगी, उनकी टेक्निक के बारे में। और लास्ट में लिख देना कि देयर एम मस्ट बी टू इंट्रोड्यूस देयर टेक्निक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो फ्यूचर में आएगी उसको अपनी इस टेक्निक का बारे में बताना भी मकसद उनका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 57 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लाइन टू लाइन मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं। बहुत ही मेहनत लगी, आप जानते हो। पहले उनको पढ़ो, उनके बारे में समझो, उनकी बहुत सारी बातें, उनके डायग्राम भी आपको मैंने बना के या फिर कुछ पिक लगा के समझाए हैं, दोनों लैंग्वेज में समझाए हैं। बहुत बेनिफिट आपके लिए दोनों भाषाएं सीखने का, क्योंकि दोनों लैंग्वेज बहुत कुछ आगे रिटर्न में काम आएगी। कोई भी मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो एग्जाम में, हिंदी में लिख सकते हो, कोई वो अच्छे बस आंसर होना चाहिए। हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख के आ सकते हैं, तो उनको सीखने का एक मौका है। ये बहुत अच्छा आपके लिए एक ये प्लस पॉइंट है। तो अच्छे से मेहनत करनी है, बस ध्यान ही रखना। ये 57 क्वेश्चन आप देखोगे तो काफ़ी, आई थिंक काफ़ी पेज हो गए होंगे आपके, तो 15-20 जो भी ये पेज हो गए, 15-16 जो भी, उनकी अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, ऐसे कोई अपन ने घास नहीं काटा है कि एक घंटे में करा के चैप्टर खत्म कर दिया, वो नहीं। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो तरीके से पढ़ाऊंगा, बस टाइम मिलता रहे, लेकिन आपको रोजाना रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, वरना ये बर्डन बन जाएगा तो फिर याद नहीं होगी। ठीक है, और जो मैंने आपको एक चार्ट बनाया था ना, उस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो इसकी मतलब कहते हैं ना कि बेस्ट पॉइंट है। और अब जो पीछे 6 क्वेश्चन बच गए वो भी मैं करा दूँ, वो भी आपको कल ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लेना, नोट्स में शामिल कर लेना। ठीक है, ओके।